Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. So in this video we are going to continue the series of CS432, that is network modeling and simulation. And as you can see इस वीडियो में हमने इंशाल्लाह वीक नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करना है. सो लेक्चर नंबर है आपके पास 157 और इसमें हमने बात करनी है ऑप्टिमल राउटिंग की. और ऑप्टिमल राउटिंग को अगर हम ओवरऑल फिजिबल राउटिंग कह रहे होते हैं कि इसमें आमतौर पे क्या होता है कि आपके पास जितने भी एक लिंक पे जितने भी नेट डेटाग्राम्स या जितने भी पैकेट्स फ़्लो करके जा रहे हैं, अगर हम उन सब को ऐड करें, उन सब का सम लें, तो हम कहते हैं कि वो वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए सी के, कैपिटल सी. अच्छा, कैपिटल सी या सी जो है वो आपके पास कैपेसिटी है किस चीज़ की, लिंक की. तो हम कह रहे हैं कि ऑप्टिमल राउटिंग तभी होगी जब आपके लिंक पे जितने भी पैकेट्स या डेटाग्राम्स जो हैं वो फ़्लो कर रहे होंगे, अगर उन सबको प्लस करें, सम करें, तो उनकी जो टोटल वैल्यू है वो कैपेसिटी जो अलाउड है उसकी जो टोटल एक मैक्सिमम लिमिट है उससे कम ही होनी चाहिए. ठीक है. फिर स्पेयर कैपेसिटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और जो आपके पास एक मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें से अगर माइनस कर दें कि जितने फ़्लो हो रहे हैं, तो एक टोटल कैपेसिटी होती है कि जितने अलाउड हैं, और फिर माइनस आप ये वाला सारा सम कर दें कि कितने एक्चुअली फ़्लो हो रहे हैं. तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालें, माइनस करें इनको, तो हमें जी वैल्यू मिलेगी जो आमतौर पे ये बताएगी कि लिंक पे अभी कितनी जगह स्पेयर पड़ी हुई है, कितनी कैपेसिटी भी खाली है कि उन पे अभी डेटाग्राम्स जो हैं वो अभी फ़्लो कर किए जा सकते हैं. ठीक है. तो अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक नेटवर्क दिया हुआ है और उसमें हमने डिफरेंट लिंक्स के ज़रिए से सेट ऑफ डेटाग्राम्स को या पैकेट्स को जो फ़्लो करवाना है, तो बहुत सारे आपको ट्रैक्स, बहुत सारे राउट्स या रूट्स कहते हैं जिसे कि वो मिल सकते हैं हमें. ठीक है. तो अगर आपको कोई कहे कि भाई इतने सारे राउट्स हैं, इतने सारे रूट्स हैं, और उनमें से कोई एक ट्रैक आपने चूज़ करना है पूरे सेट में से, तो आपने क्या करना होता है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के ज़रिए से ये चीज़ें स्पेसिफाई कर रहे होते हैं. इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं कि अगर आपको एक से ज़्यादा जो है वो लिंक दिया हुआ है, एक से ज़्यादा रूट दिया हुआ है, और उसमें से आपने बेस्टेस्ट ट्रैक जो है वो फाइंड करना है, तो हम कैसे करते हैं ऑप्टिमल राउटिंग के ज़रिए. ठीक है. तो ऑप्टिमल राउटिंग बेसिकली क्या करती है कि इट मैक्सिमाइजेज द स्मॉलेस्ट स्पेयर कैपेसिटी के. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्टिमल राउटिंग यूज़ करते हैं, और इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी ये कोशिश होती है कि जो लिंक है उस पर जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसमें जो स्पेयर कैपेसिटी है, जो खाली बची हुई है कि उस पर अभी डेटाग्राम्स फ्लो कर सकते हैं, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो खाली जो है वो मैक्सिमम बची हो, ताकि नेटवर्क जो है वो कंजेस्टेड ना हो, आपको डेडलॉक ना फेस करना पड़े. ठीक है. तो आमतौर पे जो ऑप्टिमल राउटिंग है इसका मेन यही कॉन्सेप्ट है कि उसमें स्पेयर कैपेसिटी को जो है वो ज़्यादा किया जाता है, ताकि फ्यूचर डिमांड कोई भी है उसको ईज़िली हम फुलफ़िल कर सकें. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक मिनिमम होप राउटिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं. अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास है लिमिटेशंस ऑफ मिन होप राउटिंग, और इसमें हमारे पास ये है. और अगर आपको याद हो कि हमने असाइनमेंट में इसको इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर एक्स ने वाई को कोई मैसेज सेंड करना है, तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. या तो वो डायरेक्ट भी जा सकता है इस ट्रैक के ज़रिए से, लाइक ये नोड, फिर ये नोड, इस तरह होप करके भी जा सकता है. या फिर वो क्या कर सकता है कि एक्स जो है वो ए तक जाए, फिर ए से बी, बी से वाई, इस तरह भी जा सकता है. लेकिन एक्स अगर ए बी और को यूज़ करते हुए अगर वाई तक जा रहा है, अपना मैसेज दे रहा है, तो इसका एक ये नुकसान होता है कि आपके पास जो ए बी वाला लिंक है, जो ट्रैक है, वो फिलअप हो जाता है, और उस वक्त डब्ल्यू और जेड जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि ये रूट जो है, ये ट्रैक जो है वो एक वक्त में एक पेयर ऑफ नोड्स ही यूज़ कर सकता है. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे बस एक फॉर्मूला आ रहा है डी इंटू एच. यहाँ पे डी जो है वो आपके पास टोटल बैंडविड्थ है, एच जो है वो नंबर ऑफ़ होप्स है, और बैंडविड्थ की वैल्यू आपको दी गई होगी. और नंबर ऑफ़ होप्स ऐसे फाइंड करते हैं कि अगर एक्स और वाई जो है ये वाला रूट फाइंड मतलब यूज़ करके जा रहे हैं, मैसेज एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, तो आपने देखना है 1 2 3 एंड देन 4, तो 4 होप्स हो गए. और अगर ये ए बी को यूज़ कर रहे हैं, ओहो, ए बी को अगर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एक्स से ए गया, एक हो गया, फिर ए से बी 2, और फिर बी से वाई 3. तो फिर आपने इस तरह से होप्स जो हैं वो काउंट कर लेनी है. तो ओवरऑल अगर डी इंटू एच ये फॉर्मूला हम यूज़ करें, तो हमारे पास जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ आ जाता है, जिसे हम मिन होप राउटिंग भी कहते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. इसमें क्या होता है कि अगर हम लाइक एक्स और वाई जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ए बी ट्रैक यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनमें जो डायरेक्ट होप्स बन रही हैं,
इनको नहीं हम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि एक वक्त में एक ही ट्रैक यूज़ किया जा सकता है, और अगर कोई एक एक्स और वाई समझ लें ये एक ट्रैक यूज़ कर रहा है तो कोई और नहीं कर सकता। तो इस तरह क्या होता है कि आपके पास जो बाकी सोर्स डेस्टिनेशन पेयर्स हैं वो ये रिसोर्सेज नहीं यूज़ कर सकते, आपका नेटवर्क इन अ सेंस पार्टीशन हो जाता है, और जो रिसोर्सेज हैं वो बेटर वे में यूज़ भी नहीं हो सकते। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं मेन होप राउटिंग के, ये आपने याद रख लेने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने राउटिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि शॉर्टेस्ट पाथ इज़ मोस्ट कंजेस्टेड, वन और मोर लिंक्स इन अ नेटवर्क गेट कंजेस्टेड। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एक्स है और एक वाई है, उन दोनों ने आपस में लाइक एक्स समझ लें सोर्स है और वाई डेस्टिनेशन है, तो उन दोनों ने अगर मैसेजेस कोई कम्युनिकेट करने हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, तो उनकी कोशिश होती है ना कि वो क्या करें कि शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करें जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा कम होप्स और कम जंप्स लगाने पड़ें। ठीक है, तो आमतौर पे एक नेटवर्क में सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में एक से ज़्यादा लिंक बन जाता है, तो हमारी कोशिश होती है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ हो हम उसी को यूज़ करें। तो हर नोड पेयर की, हर सोर्स डेस्टिनेशन पेयर की यही कोशिश होती है कि हम शॉर्टेस्ट यूज़ करें, जिसकी वजह से काफ़ी सारे नोड पेयर शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करने लग जाते हैं, और आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कंजेस्टेड हो जाता है, वो मतलब ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न है इसकी। तो इसका एक सोल्यूशन है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर डिफरेंट सब पाथ्स बना लें, लाइक जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी भी फर्दर पार्टीशंस कर दें। तो फिर इससे क्या होगा कि अनयूज्ड बैंडविड्थ इज़ अवेलेबल ऑन अदर लिंक्स के, फिर आपके पास जो पूरे नेटवर्क की जो पूरी लिंक कैपेसिटी है उसमें जो बैंडविड्थ नहीं यूटिलाइज हो रही वो भी यूज़ हो सकेगी उन पार्टीशंस के ज़रिए से, और आपका नेटवर्क जो है वो कंजेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ राउटिंग प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने शॉर्ट लॉन्ग के लिए कर लेना है। एक होती है शॉर्टेस्ट वाइडेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं, फिर हम मेक श्योर करते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ हो जो सबसे ज़्यादा वाइड भी हो। फिर वाइडेस्ट शॉर्टेस्ट में सबसे पहले वाइड पाथ ढूंढते हैं, फिर हम मेक श्योर करते हैं कि वो शॉर्ट भी हो। लीस्ट लोडेड राउटिंग होती है, एक मैक्सिमल लोडेड राउटिंग है। ठीक है, लीस्ट लोडेड राउटिंग में हम वो वाला नोड या वो वाला रूट फाइंड करते हैं जो जिस पे सबसे ज़्यादा कम ट्रैफिक हो। मैक्सिमल लोडेड में हम सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले को ढूंढते हैं। उसके अलावा प्रोफाइल बेस्ड राउटिंग में हम डिफरेंट फ़िल्टर्स और डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्चेज़ को ज़्यादा रिफ़ाइन करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ जाता है 160, ये मिनिमम इंटरफेरेंस राउटिंग की बात करनी है। अब वो कह रहा है कि राउट इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होती है कि अगर आपने कोई भी रूट, कोई भी ट्रैक अगर आपने चूज़ किया है ए से बी तक जाने के लिए, तो इससे हो सकता है कि अगर हम ए से बी तक जाने के लिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी कि हम एक्स और वाई के दरम्यान में कम्युनिकेशन के लिए ए बी ट्रैक यूज़ कर रहे हैं, रूट यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि और जो लिंक्स हैं और जो नेटवर्क्स हैं हो सकता है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो रही हो उसकी वजह से। ठीक है, तो एक नेटवर्क में हम बहुत सारे लिंक्स को चूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिंक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। सो इट मे हैपन कि एक कोई स्पेसिफिक लिंक सेलेक्ट करने से आप के जो बाकी नोड पेयर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस हो रही हो और वो ठीक से कम्युनिकेट ना कर पाएँ अगर वो आपने अडॉप्ट कर लिया। तो आमतौर पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में जो बैकबोन लाइक जो एक मेन बस उनका प्रोटोकॉल होता है वो शेयर करने से आमतौर पे क्या होता है कि नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाता है और जो रूट्स होते हैं, जो ट्रैक्स होते हैं वो आपस में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। फिर इसके लिए हम मैक्स फ्लो यूज़ करते हैं। मैक्स फ्लो एक आमतौर पे स्केलर क्वांटिटी है, इसमें दो आपके पास कह लें वेरिएबल या टर्म्स होंगे, एस और टी। ठीक है, और उसके अलावा एस समझ लें सोर्स है और टी जो है वो डेस्टिनेशन है। और मैक्स फ्लो ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये आपको ये बताती है कि किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक मैक्सिमम कितनी ट्रैफिक जो है वो भेजी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा मैक्स फ्लो ये जो है टर्म, ये बेसिकली एक अपर बाउंड जो है वो पोज करता है, एक अपर बाउंड, एक अपर लिमिट लगा देता है कि हाँ ये मैक्सिमम डेटा है जो सेंड हो सकता है सेंडर से डेस्टिनेशन की तरफ, इसीलिए इसका नाम मैक्सिमम फ्लो है। ठीक है, या जिसे हम मैक्स फ्लो कहते हैं। फिर मिनिमम इंटरफेरेंस नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम ये अज्यूम करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम अज्यूम करते हैं कि इसमें इंटरफेरेंस जो है वो ज़ीरो है कि सोर्स ने जितना डेटा भेजा सारे का सारा डेस्टिनेशन तक चला गया, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुई। ठीक है, और ये तब पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैक्स फ्लो की जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहे, कि हम कहें कि भाई सोर्स जो है वो 100 पैकेट्स भेज सकता है और रिसीवर कहे कि हाँ अभी मैंने 100 पैकेट्स रिसीव कर लिए, तो इट मीन्स कि कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, ज़ीरो इंटरफेरेंस थी, मैक्स फ्लो चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके अलावा पाथ यूज फॉर ए बी डिमांड डजेंट शेयर एनी लिंक विद द सेट ऑफ पाथ्स अवेलेबल फॉर एस टी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक नेटवर्क पे बहुत सारे सोर्स डेस्टिनेशन पेयर्स होते हैं और बहुत सारे लिंक्स पॉसिबल होते हैं। सो इट मे हैपन कि डिफरेंट वो जो है वो आपस में उनका कॉम्पिटिशन चल रहा हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरफेरेंस हो जाती है डिफरेंट रूट्स की आपस में, डिफरेंट ट्रैक्स की आपस में। लेकिन जब हम मिनिमम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो क्योंकि हम अज्यूम कर रहे होते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि भाई इंटरफेरेंस ज़ीरो है, तो फिर इसलिए वो कह रहा है कि जो पाथ ए भी यूज़ कर रहे होंगे वो और कोई सेट ऑफ पेयर्स जो है, सेट ऑफ पाथ्स जो है वो यूज़ नहीं करेगा। ठीक है,
अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है आपके पास, यहाँ पे देखें इसकी एग्जांपल दी हुई है, मैं इससे आपको बताती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी ये जो रिज़ल्ट है अकॉर्डिंग टू मी ये इसका आंसर गलत है। अब ये देखें कैसे है। अब आपके पास ये फ्लोज दिए हुए हैं, 3 आपके पास ये मतलब फ्लो दिए हुए हैं, एक पाथ 1 के अक्रॉस है, एक पाथ 2 के अक्रॉस है और एक है पाथ 3 के अक्रॉस। ठीक हो गया। अब आपसे अगर वो कोई पूछे कि मिनिमम आपने इंटरफेरेंस रूट या ट्रैक जो है वो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि देखें ये जो कैपेसिटीज़ होती है ना, लाइक ये पहला लिंक है, लिंक 1, फिर लिंक 2, फिर लिंक 3, फिर लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, तो इस तरह से है। अब लिंक 1 की बात करें तो उसकी कैपेसिटी पाथ 1 पे 30 है, पाथ 2 पे 12 है और इस पे जो है पाथ 3 पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम इंटरफेरेंस वाला ट्रैक कौन सा हुआ, पाथ 3, फिर लिंक 1 के हिसाब से। फिर लिंक 2 के हिसाब से इसकी 15 है, इसकी 19 है, इसकी 12 है, तो अगेन पाथ 3 हुआ। फिर थर्ड लिंक के हिसाब से इसकी कैपेसिटी 6 है, इसकी 8 है और इसकी 16 है, तो इस हिसाब से पाथ 1 हुआ। तो स्पेसिफिक कोई लिंक या कैपेसिटी अगर वो आपसे पूछे तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा लिंक जो है या कौन सा पाथ जो है वो मिनिमम इंटरफेरेंस आपको ऑफर कर रहा है। तो पाथ 2 जो उसमें लिखा हुआ था वो किसी हिसाब से बन नहीं रहा, लेकिन आप उसको अपने एंड पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है 161, इसमें हमने QoS राउटिंग की बात करनी है। अच्छा, यहाँ पे अब क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम इसे कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि एक आपके पास है सिंगल स्ट्रीम। ठीक है, सिंगल स्ट्रीम में बेसिकली क्या होता है कि हम कहते हैं कि एक सिंगल स्ट्रीम सेशन है, उसमें आमतौर पे आपको बैंडविड्थ बताई गई होती है कि इतनी बैंडविड्थ होनी चाहिए। उसके अलावा एंड टू एंड डिले रिक्वायरमेंट लाइक आपको स्पेसिफाई की गई होती है कि एंड टू एंड लाइक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो भी लिंक आपका बनेगा उसमें इतना डिले जो है वो एक्सेप्टेबल है, इतना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विस राउटिंग इज़ टू फाइंड अ गुड राउट फॉर द सेशन, के एक सेशन के लिए जो गुड या अच्छा एक ट्रैक जो होता है जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को कह लें कि वैलिडेट कर रहा हो, वो हमें चाहिए होता है सिंगल स्ट्रीम में। ठीक है, उसका मेन मोटिव ये है। फिर नेटवर्क ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये एक वाइडर और होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। होलिस्टिक लाइक कंप्लीट आपको एक व्यू दे रहा होता है नेटवर्क ऑपरेटर, और इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि जो जितनी भी बैंडविड्थ हम यूज़ कर रहे हैं वो मिनिमाइज़ कर सकें ताकि स्पेयर आपके पास कैपेसिटी पड़ी रहे हर वक्त। ठीक है, उसके अलावा हम मैक्सिमाइज़ करते हैं स्पेयर कैपेसिटी को। तो डेफिनेटली अगर हम जो बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं अगर हम उसको कम करेंगे तो अल्टीमेटली जो स्पेयर कैपेसिटी है, जो खाली आपके पास जगह है, वो ज़्यादा हो जाएगी ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे अब आपने एक ट्रेड ऑफ, एक बैलेंस क्रिएट करना होता है डिफरेंट चीज़ों का। एंड टू एंड कम्युनिकेशन एक है कि उसमें हम डिफरेंट जो दरमियान में कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं उनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते। होप बाय होप में क्या होता है कि जो दरमियान में राउटर्स लगे होते हैं या जो भी कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं वहाँ होप करके जा रहा होता है कोई भी पैकेट या आपका डेटाग्राम जो है। तो आमतौर पे इसके दो क्या लेंगे मॉडल्स हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस के। एक है इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड देन यू हैव डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज में क्या होता है कि ये वर्चुअल सर्किट्स को जो है वो सिमुलेट करता है और ये आमतौर पे लेयर 3 पे जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, और ये एंड टू एंड राउटिंग में यूज़ होता है। इसमें जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के पैरामीटर्स हैं जैसे स्केलेबिलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, जो हमने आई गेस मिड टर्म्स में पढ़े थे, सो उनको जो है वो उनकी फ़िक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं आपके पास इंटीग्रेटेड सर्विसेज मॉडल में। और फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंशिएटेड सर्विसेज मॉडल है और इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो सर्विसेज की बना देते हैं और फिर क्यूज़ हम सेट करते हैं। फिर क्यूज़ में हम देखते हैं कि प्रायोरिटी क्यू में जो डेटाग्राम्स होते हैं हम उनको सबसे पहले सेंड कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, और जो बाकी होते हैं उन्हें बाद में करते होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन एडिटिव मैट्रिक्स और एडिटिव मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे टॉपिक है 162। यहाँ पे अब देखें कि नॉन एडिटिव लिंक मैट्रिक्स जो हैं वो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनको हम सेंडर से डेस्टिनेशन या सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो जाते हुए उनकी वैल्यूज़ को हम ऐसे प्लस नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो क्या होता है कि हम इनको सिंपल वे में, एडिटिव वे में हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है वो हमें कोई और स्टैंडर्ड तैयार करना पड़ता है, कोई और तरीका अडॉप्ट करना पड़ता है अगर हमने इस तरह के मैट्रिक्स को एनालाइज करना है। और एक एग्जांपल है आपके पास बैंडविड्थ में हमें डी नंबर ऑफ़ यूनिट्स चाहिए होते हैं, या हम कहते हैं कि डी नंबर ऑफ़ डेटाग्राम्स जो हैं वो सेंड किए जा सकते हैं बैंडविड्थ के अक्रॉस। ठीक है, और ये एप्लीकेशन किसकी है, नॉन एडिटिव मैट्रिक्स की। और नॉन एडिटिव मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनमें हम वैल्यूज़ अज्यूम करते हैं किसी और तरीके से, सिंपल हम उन्हें प्लस करके अपना कोई स्टैंडर्ड या कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते, तो इसीलिए इन्हें नॉन एडिटिव कहते हैं। ठीक है, तो फिर उसके अलावा इम्प्लिकेशंस लाइक इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं कि हमने देखना होता है कि अगर कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो फिर स्टैंडर्ड सोर्स डेस्टिनेशन पेयर्स जो हैं वो आमतौर पे क्या होते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं।
ठीक है, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के दरम्यान में अगर कोई पाथ या लिंक है ही नहीं तो डेफिनेटली वो आइसोलेट ही होंगे। फिर उसके अलावा एक हमने ये चीज़ देखनी होती है कि अगर एक से ज़्यादा पाथ या लिंक बन रहे हैं तो हमने क्या करना है, फिर हमने देखना होता है कि बैंडविड्थ को जब हम मैयर कर रहे हैं तो वो कितना फ्रीक्वेंटली मैयर कर रहे हैं और कितना एक्यूरेसी से मैयर कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, तो हमने उनका एक ट्रेड ऑफ, एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। ठीक है, और आमतौर पर बैंडविड्थ की जो मैयरमेंट है वो ज़्यादा एग्जैक्ट हो भी नहीं रही होती, तो इसका ऐसे सिंपल सा सोल्यूशन है कि हमने एक ऐसा पाथ सेलेक्ट करना होता है जिसमें हाईएस्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो कि बैंडविड्थ जो है वो है। तो ऐसे एक्यूरेट रिजल्ट्स तो नहीं होते, लेकिन हम बस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं और हम ऐसा पाथ या ऐसा ट्रैक सेलेक्ट करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। किस चीज़ की? मैक्सिमम बैंडविड्थ होने की। फिर अब हमारे पास आ जाते हैं एडिटिव मैट्रिक्स, एडिटिव लिंक मैट्रिक्स या एडिटिव लिंक स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक प्रॉपर पाथ या एक कैलकुलेशन करने के लिए हम उनको डिफरेंट वैल्यूज़ को प्लस वगैरह कर सकते हैं। अब जैसे एंड टू एंड डिले है, अगर आपको सेंटर से डेस्टिनेशन तक जाने में दरमियान में 5 होप्स या 5 जंप्स लग रहे हैं, तो एक जंप का अगर आपको डिले पता है तो आप उसको टोटल नंबर ऑफ़ कनेक्टिंग डिवाइसेस या टोटल नंबर ऑफ़ जो दरमियान में डिवाइसेस या कह लें कि कनेक्शंस आ रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल जो है वो एडिटिव मैट्रिक की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल लिंक्स डिले जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ़ लिंक्स n दिया हुआ है और फिर हर लिंक पे डिले t दिया हुआ है, तो n को t से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल डिले आ जाएगा अक्रॉस द होल नेटवर्क। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल आपके पास आ जाती है। अच्छा, फिर आ जाता है रेट बेस्ड मक्स। अब मक्स जो है वो मल्टीप्लेक्सर में एक डिवाइस यूज़ की जाती है जिसे हम मक्स कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर आमतौर पे क्या करता है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स, डिफरेंट लिंक्स से जो है वो इनपुट उठाता है और उनको एक सिंगल लाइन पे जो है वो मर्ज करके इकट्ठा करके जो है वो सेंड कर देता है। और आमतौर पे इसमें फ्रेम्स जो हैं वो फिक्स्ड साइज़ के यूज़ होते हैं, तो इसलिए फिर हम इनको ऐड भी कर सकते हैं इस हिसाब से कि भाई कितने फ्रेम्स हैं तो उतने उससे इसके साइज़ को मल्टीप्लाई कर दें। तो रेट बेस्ड मक्स जो है वो एक एडिटिव मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें रेट मैचिंग चाहिए होती है हेट्रोजीनियस सोर्सेज की, लाइक डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज होते हैं उनके हम रेट्स मैच करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट जो है वो कितना एक्यूरेट है। और इसके एग्जांपल जो है वो आपके पास है वेटेड फेयर क्यूइंग। वेटेड फेयर क्यूइंग में क्या होता है कि क्यूज़ में हम जितने डेटाग्राम्स रखे होते हैं उनको हम उनके वेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो राउंड रोबिन स्केजुलिंग में चलाते हैं। राउंड रोबिन स्केजुलिंग हमने CS301 में पढ़ी थी। ठीक है, और इसमें आमतौर पे WFQ जिसे हम वेटेड फेयर क्यूइंग कह रहे हैं उसमें हम बैंडविड्थ को फेयर वे में, प्रॉपर वे में जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। बैंडविड्थ को डिफरेंट रिसोर्सेज को हम असाइन कर सकते हैं विदाउट एनी बायस। ठीक है, उसके अलावा हर क्यू जो है उसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो है वो शेयर मिल रहा होता है बैंडविड्थ पे, और हम ये नहीं कह सकते कि अनफेयर वे है या प्रायोरिटीज़ नहीं सेट की एंड ऑल दिस। ठीक है, तो वेटेड फेयर क्यूइंग, रेट बेस्ड मार्क्स, ये सारे एडिटिव मैट्रिक्स हैं। और एडिटिव मैट्रिक्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ पे आपके पास राउंड रॉबिन स्केजुलिंग का कुछ बताया हुआ है कि डिफरेंट क्यूज़ हैं इन पे, इसमें ये 50% बैंडविड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 25% और ये 25%, तो मिला के 100% बन गया। फिर यहाँ से जो है वो हम गुजारेंगे राउंड रॉबिन स्केजुलिंग से। तो अब इसमें देखें कि ये जो Q3 थी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास ये लास्ट बिट आ गई। फिर उसके बाद Q2 और Q1 इनका जो है वो आपस में मिक्सचर बन के ये सारी बाइट्स जो हैं वो अक्रॉस द डेटा सेंड होती रहेंगी। अब जैसे 350 है तो ये यहाँ पे आ गया, फिर 600। तो देखें जो चैनल पे फॉलो हो रही थी रीअसेंबलर जब किया पैकेट्स को, तो आखिर में ऑर्डर भी वही फॉलो हुआ कि सबसे पहले 450 बाइट्स वाला गया रिसीवर पे, फिर 350 बाइट्स वाला और फिर 600 बाइट्स पे। तो ये उसके वेट्स के अकॉर्डिंग के जो पहले पहुँचा उसी को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्केड्यूल जो है वो हमने फॉलो किया। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि हमने फिजिबल जो अच्छा जी, अब हमने फिजिबल या कह लें ऑप्टिमल राउट जो है वो कैसे फाइंड करना है। तो इसके डिफरेंट यहाँ पे देखें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने देखने हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है नेटवर्क मॉडल की, और इसमें एक नेटवर्क है आपके पास जो G से डिनोट किया गया है। इसमें n नंबर ऑफ़ नोड्स हैं और l नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं, और यहाँ पे ये आपके पास जो है एक प्रोबेबिलिस्टिक वेरिएबल दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला है आपके पास कि आपने जितना प्रोपोगेशन डिले है उन सबको प्लस करके कैलकुलेट करना है। किसी के साथ प्लस करना है आपने T/n टाइम के साथ। ठीक है, T टाइम ट्रांसमिशन टाइम मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स। अगेन आई रिपीट के इस तरह के फॉर्मूलाज जो हैं बस आपने वो एक बार देख लेना है। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लाइक उनके चांसेस भी आने के कम होते हैं। जिस तरह ये वाला फॉर्मूला है कि वो डिले पे अपर बाउंड कैसे फिक्स करता है कि यहाँ पे आपके पास ये जो k है, ये जो k आपके पास वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ये वो पहले स्लाइड में बता रहा है कि k जो है वो नंबर ऑफ़ सोर्स डेस्टिनेशन पेयर्स हैं, c जो है वो आपके पास
अवेलेबल कैपेसिटी है और ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का वेरिएबल है, इसका क्या ये किस चीज़ के इक्वल होता है कि आपने प्रोपगेशन डिले को t/n टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके पास कोई अगर एक पाथ हो सोर्स से डेस्टिनेशन राउटर की तरफ, तो हम उसकी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी कैपेसिटी के अक्रॉस, ठीक है। यहाँ पे h(p) जो है वो आपके पास नंबर ऑफ़ पाथ्स हैं या नंबर ऑफ़ होप्स हैं। फिर उसके अलावा एक लीकी बकेट होती है। लीकी बकेट में मैंने आपको पिछले किसी वीक में बताया था कि उसमें क्या होता है कि ज़्यादा डेटाग्राम्स या पैकेट्स फ्लो कर रहे होते हैं, तो जब वो एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड से गुजर जाते हैं या लिमिट उनकी क्रॉस हो जाती है, तो वो बकेट के नीचे से जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सिग्मा के जो है वो आपके पास बर्स्ट साइज़ है मैक्सिमम, फिर रो के जो है वो एवरेज रेट है सोर्स का। तो यहाँ पे डिफरेंट बस आपने जो अगर फॉर्मूलाज आएंगे उनको देख लेना, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको एक कनेक्शन अराइवल दिया हुआ है और उसमें हमने एक राउट जो है वो फाइंड करना है, और फिर इसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स हम देख रहे होते हैं कि किस हिसाब से हमने रेट राउट पे जो है वो रिसोर्सेज को जो है वो एलोकेट करना है, देना है, ग्रांट करना है। फिर कनेक्शन का क्या डिले होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, कैपेसिटी के कोई कंस्ट्रेंट्स तो नहीं वायलेट हो रहे, कोई लिमिटेशंस तो नहीं ख़राब हो रही, ठीक है। तो अगर तो हम लाइक इस फार्मूला के ज़रिए से डिफरेंट एंड टू एंड पाथ्स जो हैं वो कैलकुलेट कर भी लेते हैं। अगेन आई रिपीट के इतने कॉम्प्लेक्स जो फार्मूलाज होते हैं वो आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन हम क्योंकि रैंडम पेपर आते हैं क्वेश्चन पेपर, तो ऐसे कुछ जो है वो स्किप करने का तो मैं नहीं रिकमेंड कर सकती। लेकिन फिर भी जो थोड़े सिंपल होते हैं, जैसे अब वो हमने d/h पढ़ा था, तो इस टाइप के ज़्यादा आते होते हैं, लेकिन इनको फिर भी एक बार देख लें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आमतौर पे क्या होता है कि अगर हम सारे बात कंप्यूट कर भी लें तो आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे मल्टी कमोडिटी प्रॉब्लम या फिर NP हार्ड नॉन प्रेडिक्टेबल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और NP हार्ड का ये मतलब होता है कि जो नॉन प्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स हैं कि जिनका सोल्यूशन साइंस में कहा जाता है कि पॉसिबल नहीं है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो उनमें से जो हार्डेस्ट प्रॉब्लम होगी NP प्रॉब्लम्स में से, तो ये जो NP हार्ड है वो उसी की एक टाइप है, ठीक है। तो अगर हम सारे पार्ट्स कंप्यूट कर भी लेते हैं तो फिर भी फिजिबल राउट फाइंड करने के लिए जो एक पूरा प्रोसेस है वो NP हार्ड है कि हम नहीं उसको इजीली जो है वो करेक्ट वे में एक्यूरेटली फाइंड कर सकते। फिर एक मल्टी कमोडिटी प्रॉब्लम है कि जितने ज़्यादा लिंक्स होते हैं उतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर करना। अच्छा, फिर लेक्चर 165 है। यहाँ पे RRA आपको देखने को मिल रहा है, राउट एंड रेट एलोकेशन। और राउट एंड रेट एलोकेशन में जो है वो हम कहते हैं कि लैम्डा कनेक्शन जो है हम अज्यूम करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, ठीक है, I नंबर ऑफ़ क्लासेस के ऊपर, और ये मिला के एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसे हमने G का नाम दिया, और इसमें N नंबर ऑफ़ नोड्स हैं और L नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं। फिर यहाँ पे रो इंटू लैम्डा जो है वो आपके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस बता रही हैं, और हम ये अज्यूम करते हैं कि ये ओवरऑल 1 के बराबर होंगी। सो अगर सारे कनेक्शंस हम इसमें नहीं मेक श्योर कर रहे होते कैपेसिटी में, तो फिर हम लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सारा कुछ नहीं हम स्टडी कर सकते तो हम उसका एग्जांपल निकाल लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर सारे कनेक्शंस को आप इकट्ठा नहीं कैलकुलेट कर सकते तो हम उसका कोई सबसेट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो एक है कि आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसी राउट एंड डेटा एलोकेशन पे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे अब देखें कि उसके लिए ये वाला फार्मूला, तो अगेन इतना कॉम्प्लेक्स आपको करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन बस इसमें ये देखें कि हम मिनिमम जो है वो एक फ़ंक्शन निकालते हैं, इसमें अल्फ़ा और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसको फ़िलहाल यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसके चांसेस जो हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज आपके पास नहीं आते, सिंपल सिंपल आते हैं पेपर में, लेकिन जो सिंपल फार्मूलाज हैं उनको आपने किसी हाल में इग्नोर नहीं करना। एनीवेज, अब आपके पास आ जाते हैं एडिटिव मैट्रिक्स। तो अब कुछ मक्सेस जो होते हैं वो उनको कहते हैं नॉन रेट मक्सेस, ठीक है, और ये डिफरेंट होते हैं रेट बेस्ड मक्सेस से। क्यों? क्योंकि जो रेट बेस्ड मक्सेस होते हैं जिन्हें हम RBM कहते हैं या रेट बेस्ड मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, उसमें रेट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक स्पेसिफाई हमने रेट करना होता है, लेकिन जो नॉन रेट मक्सेस होते हैं उसमें रेट रिक्वायरमेंट रिलीव हो जाती है कि हमें नहीं वो करनी पड़ती कैलकुलेट, ठीक है। लेकिन रेट रिक्वायरमेंट से जान छूटती है तो फिर आपके पास और रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आ जाती हैं। वो कौन कौन सी कि बिट एरर रेट हमने कैलकुलेट करना होता है, पैकेट लॉस की क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखनी होती है, फिर जो लिंक्स होते हैं उनमें प्रायोरिटीज़ वगैरह सेट करनी होती है, ठीक है। तो फिर मल्टी कंस्ट्रेंट फिजिबिलिटी प्रॉब्लम एक ये है कि अगर आपके पास m नंबर ऑफ़ कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो गिवन है, m नंबर ऑफ़ लिमिटेशंस गिवन है, तो फिर हमारा एक गोल होता है कि हम ऐसा पाथ फाइंड करें कि जिसमें सारे कंस्ट्रेंट सारी लिमिटेशंस को फुलफ़िल किया जा रहा हो, सेटिस्फाई किया जा रहा हो, लेकिन
आमतौर पे क्या होता है कि एक से ज़्यादा पाथ्स जो है वो आपको ऐसा मिल जाता है जिसमें सारे कंस्ट्रेंट, सारी लिमिटेशंस को मतलब फ़ॉलो किया जा रहा है, तो फिर आगे से ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि भाई इतने सारे पाथ्स हैं जो कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस फ़ॉलो कर रहे हैं, तो अब इनमें से हम कौन सा सेलेक्ट करें। तो कोई इसके लिए क्राइटेरिया जो है वो आपके पास फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं किया गया, इसीलिए हम इस प्रॉब्लम को कहते हैं मल्टी कंस्ट्रेंट फिजिबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ह्यूरिस्टिक इंटरप्रिटेशन एज कंस्ट्रेंट रीजन, तो अब ये आपके पास जो है ये कंस्ट्रेंट्स वाला रीजन है और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास अल्फ़ा इंटू लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ को अगर हम सम करें सारी ऑब्जर्वेशंस को, तो आपके पास ये एक वैल्यू बन जाती है जो आपके पास आपको इफेक्टिव पाथ लेंथ दे रही होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 167। इसमें अब हमने बात करनी है ऑपरेशन एट राउटर की। तो यहाँ पे अब हम कहते हैं कि आपने दो चीज़ों का जो है वो राउटर पे अगर हम लाइक प्रीफिक्सेस वगैरह मैच कर रहे हो या हम कोई ऑप्टिमल राउट ढूंढ रहे हो, तो हम उसके लिए एक एंड ऑपरेशन लगाते हैं। और एंड ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि नेट मास्क की जो वैल्यू होती है, जो नेट आईपी एड्रेस होता है, उसको 32 बिट आईपी एड्रेस के साथ एंड कर देते हैं, ठीक है। एंड गेट, अगर आपको पता हो, एंड गेट में क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ 1 हो तो आपके पास आउटपुट 1 आती है, अदरवाइज 0। सो अगर तो रिज़ल्ट जो है वो आपके पास किसी टेबल की एंट्री से मैच कर जाता है, राउटिंग टेबल, फॉरवर्डिंग टेबल की एंट्री से, तो हम कहते हैं ये ऑप्टिमल राउट है, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट हॉप को जो है वो काउंट करते हैं। फिर उसके अलावा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच में क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि लाइक हम जो एंड करते हैं नेट मास्क और आईपी एड्रेसेस को, 32 बिट आईपी एड्रेस को, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल मैचेस मिल जाते हैं। तो फिर अब आपको कहा जाए कि भाई अब इसका क्या करें या कौन सा ट्रैक ढूंढें, तो हम कहेंगे कि एलपीएफ लगा दो। एलपीएफ क्या होता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, और इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि अगर आपके आईपी एड्रेस के लिए मल्टीपल मैचेस मिल रहे हैं तो हमने ऐसा मैच, ऐसा पाथ, ऐसा राउट ढूंढना है जिसका प्रीफिक्स जो है वो लेंथीएस्ट हो, लॉन्गेस्ट हो, ठीक है। तो वो जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाती होती है। अब यहाँ पे आपके पास बाइनरी ट्री है और बाइनरी ट्री में जो हर वर्टेक्स है लेवल के पे, वो ये डिनोट कर रहा होता है कि आपके पास के नंबर ऑफ़ बिट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा बाइनरी ट्री में जो है वो मतलब लुकअप किया जाता है कि अगर 32 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस आपको मिल रहा है, और अगर मिल जाता है तो फिर हम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स को जो है वो प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपको राउटिंग टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपने रूट से स्टार्ट करना है। जो लेफ़्ट की तरफ चाइल्ड होते हैं उनको हम 0 से डिनोट करते हैं उनके लिंक को, ठीक है। और जो राइट की तरफ होते हैं वो 1 होते हैं। अब ये 0 था, फिर ये लेफ़्ट का लेफ़्ट था तो 0 0 बन गया, फिर लेफ़्ट के लेफ़्ट का राइट था तो 0 0 1 बन गया, फिर लेफ़्ट राइट का लेफ़्ट था तो 0 0 1 0। इसी तरह अगर इस साइड पे चलें तो ये 1 था, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 का लेफ़्ट हो गया 0, तो 1 0, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 0। फिर ये राइट का राइट था तो ये 1 1 हो गया, फिर ये राइट लेफ़्ट था तो 1 0 0 हो गया, ये राइट था तो ये 1 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हाफ मैन इनकोडिंग की वजह से कहते हैं। सो फिर अब यहाँ पे जैसे देखें, अगर अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे लेट से अब यहाँ पे आपके पास 0 0 1 0 आ गया था, तो अब आपने इस टेबल में जो है वो वैल्यू देख लेनी है। अब जैसे यहाँ पे फॉर सपोज मेरे पास ये 1 1 1 स्टार आ गया था, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 1 1 1 की है, सी पोर्ट बन रही है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सी। इसी तरह फिर अगर ये आपने हाफ मैन कोडिंग ट्री या ट्री बाइनरी ट्री बना लिया और इसमें आपको वो कहता है कि इस डेटा पैकेट के लिए जो है वो ट्री को ट्रैवर्स करें, तो 1 है सबसे पहले, तो हम राइट साइड पे जाएंगे, फिर आगे सारे 0 हैं तो लेफ़्ट पे चलते जाएंगे और आखिर में आपको वो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। फिर अब हमारे पास आ जाता है लेक्चर 168, इसमें हम लेवल कंप्रेस ट्री की बात करते हैं। सो इसमें जो है वो हम क्या करते हैं कि अच्छा, अब जो ट्रेवर्सल टाइम है, जो बाइनरी ट्री है, वो आमतौर पे एक ग्राफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O इंटू एन प्लस एम होती है, और अगर एम की वैल्यू हम n-1 पुट करते हैं तो आपके पास बन जाता है n प्लस n-1। और इसमें अगर हम डोमिनेंट टर्म की बात करें तो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n बन जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक और जो है वो यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को और एफिशिएंट बनाने के लिए, और इसको हम कहते हैं कि लेवल कंप्रेशन ट्री, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हर लेवल को जो है वो कंप्रेस कर दिया जाता है, और अगर आपके पास टोटल n बिट्स हैं एड्रेस में, तो हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ लेवल्स जो है वो n डिवाइडेड बाय k है। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स हैं एड्रेस में, और k जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स इन ईच लेवल है, ठीक है। तो वो पूरे डेटा की बिट्स हैं n, और हर लेवल पे कितनी बिट्स हैं वो है k। सो इसमें हम क्या करते हैं कि
लाइक लेवल कंप्रेशन ट्री में हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक ट्री है, बाइनरी ट्री, और उसमें डिफरेंट सब ट्रीज़ आगे आगे जाके बन रहे हैं, तो हर सब ट्री को उठा के एक लेवल में कंप्रेस कर दो, फिट कर दो, तो इसको हम कहते हैं कि ये लेवल कंप्रेशन है आपके पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये जो लेवल कंप्रेशन ट्री है, इसको अब हमने क्या किया कि ये लाइक ये ज़ीरो था ना, तो ये देखें यहाँ पे ज़ीरो, और फिर उसके लेफ़्ट पे जाते तो हमारे पास वो ज़ीरो ज़ीरो आता, लेकिन अब ये एक ही आपके पास कंप्रेस होके ज़ीरो ज़ीरो ये एक ही लिंक बन गया। इसी तरह ये राइट था, और फिर राइट के अगले राइट पे जाते तो वन वन बनना था, लेकिन यहाँ पे जो है वो उसने एक ही लेवल जो है वो कंप्रेस करके बना दिया वन वन का। इसी तरह ये था राइट, सॉरी लेफ़्ट पे जाते तो ज़ीरो होता, और फिर लेफ़्ट के आगे राइट पे जाते तो वो वन बनता, तो मतलब आपके पास यूं और फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हम लेवल कंप्रेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेट मी टेल यू। सो अब यहाँ पे देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लेफ़्ट पे हम जा रहे थे, ठीक है, और फिर उसके बाद लेफ़्ट से अगर हम जाते राइट पे, तो फिर आपके पास जो है वो क्या बनना था, ज़ीरो वन बनना था, लेकिन अब इस तरह से। लेकिन अब जो है वो हम लेवल कंप्रेशन क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे कि इस दो के लेवल को मिक्स करके हमने ज़ीरो वन बना दिए। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे देखें कि ज़ीरो ज़ीरो था, अब ज़ीरो ज़ीरो के आगे यहाँ पे जाते मतलब राइट पे जाते तो वन होता, और फिर लेफ़्ट पे जाते तो ज़ीरो होता, उसी को मिक्स करके ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो लिख दिया। तो राउटिंग टेबल वही रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा कह लें कि कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसमें लेवल्स को हम उठा के कंप्रेस बस कर देते हैं। अच्छा, फिर ARPANET एल्गोरिदम है हमारे पास, फ्लडिंग की हमने इसमें बात करनी है। फ्लडिंग, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि एक एल्गोरिदम जो है वो क्या करता है कि जो भी उसकी अपडेट होती है टोपोलॉजी में, कोई भी राउटिंग टेबल में चेंज आता है, तो वो अपने नेबर्स को जो है वो मैसेज भेजता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि लाइक एक नेटवर्क है, उसमें n नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं, तो ए के टेबल में कोई राउटिंग में चेंज आया है, कोई अपडेट हुआ है, तो ए जो है वो बी से लेके एन तक सबको जो है वो मैसेज भेज देगा। फिर एन जो है वो आगे से आगे, मतलब एक नोड अपने नेबर्स को भेजेगा, फिर उसके नेबर्स अपने नेबर्स को भेजेंगे, तो एक पूरा ट्रैक बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि फ्लडिंग हो रही है। तो इनडेफिनेट फ्लड क्या होता है कि लाइक ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस नेवर टर्मिनेट्स, कि आपके पास एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बन जाता है, और हम कहते हैं कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए जो फ्लडिंग हो गई है, कि कभी भी जो है ये साइकिल नहीं रुकेगा, कि आगे से आगे नेबर्स जो है वो मैसेज जो है वो अपडेट भेजते रहेंगे। तो इसका ऐसा ये रूल होता है कि एक नोड जिसने कोई मैसेज जो है वो अपने सेंडर से रिसीव किया है, तो वो उस सेंडर के अलावा जो भी नोड्स बचे, जो भी नेबर्स बचे हैं, उन सबको जो है वो भेज देगा, एक्सेप्ट फ्रॉम विच इट इज़ रिसीव्ड, के सेंडर के अलावा बाकी सबको भेज देगा। तो उसके लिए हम आमतौर पर लेवल कंप्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे आ गया इंडेफिनेट फ्लड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, समझ लें कि 1 से 2 तक का जो लिंक था, अगर वो फेल हो गया, तो ये जो फेलियर का मैसेज है वो 3 पे जाएगा, और फिर ये जो 3 है उसने रिसीव तो ये फेल होने वाला मैसेज 2 से किया ना, तो उसके बाकी कौन से नेबर्स हैं, 4 और 5, तो वो इन सबको बार बार जो है वो नेबर्स को सेंड करता रहेगा। 4 को करेगा, 4 5 को कर देगा, 5 फिर 3 को कर देगा, 3 4 को कर देगा। तो एक ये इनडेफिनेट नंबर ऑफ सर्कुलेशंस बन जाएंगी दोनों डायरेक्शंस में, विच विल नेवर गो टू एन एंड। ठीक है, तो ARPANET सोल्यूशन फ्लडिंग को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम ARPANET एल्गोरिदम भी कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपडेट मैसेजेस और नेटवर्क नोड्स में जो है वो एक सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट की फिक्स कर देते हैं, और फिर हम मेक श्योर करते हैं कि लाइक हर नोड को एटलीस्ट बस एक बार अपडेट मिल जाए, और फिर उसके बाद बार बार जो है वो मैसेज सेंड ना हो। इससे हम फ्लडिंग से अवॉइड कर लेते हैं। और ARPANET जो है वो आमतौर पर क्या करता है, सीक्वेंस नंबर्स को यूज़ करता है। ठीक है, तो इसमें ऑपरेट ये कैसे करता है ARPANET एल्गोरिदम, कि अगर एक नोड है जे, उसने आई से जो है वो मैसेज लिया है, तो वो देखेगा कि अगर उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द सीक्वेंस नंबर ऑफ द मैसेज लास्ट रिसीव्ड फ्रॉम आई, कि पिछली बार उसने आई से जो मैसेज लिया था, अगर अब वाले मैसेज का उसका सीक्वेंस नंबर ग्रेटर देन है, तो वो मैसेज को मेमोरी में स्टोर कर लेगा। अगर लेस देन है, तो इसका मतलब है कि वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, अगर तो मेमोरी में स्टोर करना है तो वो अपने नेबर्स को भी ट्रांसमिट कर देगा, और अगर डिस्कार्ड करना है तो वो अपने नेबर्स को भी ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है 170। इसमें हमने फ्लडिंग विदाउट पीरियोडिक अपडेट्स की बात करनी है। और इसमें आमतौर पे क्या होता है कि अगर पीरियोडिक अपडेट्स हमें समटाइम्स चाहिए होती हैं, कब, अगर अपडेट्स वगैरह जो हैं वो सेंड तो हो गई हैं लेकिन इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। इसका मतलब है कि किसी एक नोड में कोई अपडेट हुई है वैल्यू 2 से 5, तो
वो उस वैल्यू जो है वो स्टोर तो हो गई उस नोड में, लेकिन आगे जो बाकी नोड्स थे उन्होंने अपने राउटिंग टेबल्स उस हिसाब से मॉडिफाई नहीं किए, ऑल्टर नहीं किए। तो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के केसेस में हमें पीरियोडिक अपडेट्स चाहिए होते हैं, अगर कोई नोड क्रैश हो गया तो, या कोई ट्रांसमिशन एरर आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और नॉर्मल सिचुएशंस हैं तो फिर आपको जो है वो ये जो अपडेट्स या पीरियोडिक अपडेट्स हैं वो नहीं चाहिए होती, ठीक है। फिर उसके अलावा नीड बेस्ड अपडेट्स की अगर हम बात करें तो ज़ीरो सीक्वेंस एक होता है, जिसमें समझ लें कि सीक्वेंस की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होती है। वो सिर्फ हमें तब चाहिए होता है अगर नोड जो है वो किसी क्रैश से रिकवर कर रहा हो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बाकी सारे लिंक्स होते हैं नोड के एक लिंक के अलावा, वो सारे डाउन होते हैं, ठीक है। और हमारा काम होता है कि ज़ीरो सीक्वेंस नंबर के ज़रिए से हम उनकी वैल्यू जो है वो अप करें, और हर नोड के लिए एक सेपरेट सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है कि 2 से 3 जो लिंक था वो डाउन हुआ, फिर उसकी वजह से 1 से 2 भी लिंक डाउन हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि 2 से 3 लिंक जो है वो दोबारा से अप हो गया, ठीक है, मतलब दोबारा से एक्टिव हो गया, दोबारा से कनेक्ट हो गया। तो अब इतनी सी देर में क्या हुआ कि जो नोड 2 था उसने अपना ज़ीरो कर दिया सीक्वेंस नंबर, ठीक है। अब बाद में क्या होगा कि लाइक ये प्रॉब्लम है, तो इस सिनेरियो में क्या किया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है, और ये जो दोनों नोड्स हैं मतलब 1 से 2 और 2 से 3, ये सारे जो हैं वो अपने बार बार मैसेजेस को डिस्कार्ड करते रहेंगे। बोथ द नोड्स डिस्कार्ड ईच अदर्स अपडेट मैसेज। क्यों? क्योंकि उनमें सीक्वेंस नंबर ज़ीरो है। तो अब अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि सीक्वेंस नंबर ज़ीरो है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है फ्लडिंग की। तो यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम है कि हमने पीछे कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ज़ीरो सीक्वेंस नंबर है तो उस वक्त सारे लिंक्स डाउन होने चाहिए, लेकिन पहले 2 से 3 लिंक डाउन हुआ, फिर 1 से 2, लेकिन बाद में 2 3 तो दोबारा अप हो गया था। तो उस बाद में 2 को जो है वो अपनी वैल्यू 1 पे सेट करनी चाहिए थी सीक्वेंस नंबर की, ठीक है। और उसके अलावा 0 पे नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि एल्स नोड 2 विल इशू अ न्यू अपडेट मैसेज विद सीक्वेंस नंबर 1 एंड इट्स व्यू विल अगेन प्रिवेल। तो आमतौर पे क्या होता है कि सीक्वेंस नंबर 0 सिर्फ तभी सेट किया जाना चाहिए जब सारे लिंक्स जो हैं वो डाउन हो। लेकिन अब यहाँ पे ये क्योंकि वापस से अप हो गया था, वापस से कनेक्ट हो गया था, तो ज़ीरो सीक्वेंस नंबर जो है वो फ्लडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आप उसकी वैल्यू जो है वो 1 पे पहले सेट करें। फिर ब्रॉडकास्ट विदाउट सीक्वेंस नंबर्स, इसमें अब क्या होता है कि पीरियोडिक अपडेट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यही सारा जो हमने पढ़ा है अभी, तो ये आपके पास सीन था, और इसका सोल्यूशन यही था कि या तो जो है आइदर द करेक्ट व्यू ऑफ नोड 2 रिगार्डिंग लिंक विल प्रिवेल राइट अवे, के आपके पास ये जो 2 1 का सिनेरियो है या तो वो इंडिपेंडेंट हो 2 3 लिंक से, या फिर ये जो नोड 2 है वो सीक्वेंस नंबर 0 की जगह जो है वो सीक्वेंस नंबर 1 अपना अपडेट करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 157 to 171, एंड दिस वाज द वीक 12 of CS432। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई होगी, so you can always drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, Khuda Hafiz.